ठीक है, हमने कोर के बारे में कुछ बताया था। अच्छा, मुझे एक ही स्टूडेंट ने बताया कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, बाकियों ने देखे? कल देखे? उसी दिन देखा? फिर आपने देखे? कितने साल के देखे? 6 साल के देखे। कहाँ, कितने साल के देखे? 2 दिन बाद देखोगे। 5 के देखे, डाउनलोड किया। क्या क्या देखा उसमें? आपने वो पैटर्न बताया था ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ओनली 2, ओनली 1, उस तरह के। तो पॉलिटी के कितने दिखे आपको उसमें? वेरी गुड। चलो, कितने देखे? कितने साल के देखे? अभी नहीं? हाँ, 1 साल का देखा। देखो, वापस से वही सेम चीज कि स्टेप बाय स्टेप मैनर में आगे बढ़ते रहो, वरना ये चीजें हमेशा से लेकिंग होती रहेगी। ये चीज इसी दौरान करने का टाइम है। आगे जाके अगर आपको लगेगा कि हम पीछे मुड़ के सिलेबस देखेंगे, हाँ चेक्स रहता रहेगा, चेक्स एंड बैलेंस रहता रहेगा, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी आपको। मतलब प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि देखो, ऐसा हो सकता है कि हमें सिलेबस पता ही नहीं, हम पढ़ते जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। सिलेबस ना पता हो और पढ़ने बैठ जाओ, वो ऐसा है कि अंदर एक आपका जो आंखों पे पट्टी बांध रखी हो और आपने तीर चलाई हो, ऐसा है वो। इसलिए कोशिश कीजिए कि इन सारी चीजों को अभी के अभी रखिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और रेगुलेटिंग एक्ट से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, शुरुआत करिए। शुरुआत हमने रेगुलेटिंग एक्ट से किया। पहले तो रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रूल्स। क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट? रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे? हाँ, वही रेगुलेट का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को रेगुलेट करना, तो रेगुलेट मतलब क्या? रेगुलेट रूल्स नहीं। घर में रेगुलेटर है? घर में रेगुलेटर है? क्या करता है रेगुलेटर? ओके, तो देखो आप बोलोगे अभी गैस में रेगुलेटर होता है, क्या करता है वो? है? गैस क्या करता है? सप्लाई करता है। उसको चालू करो तो आ जाता है, बंद करो तो बंद हो जाता है। ऐसा कुछ होता है? हाँ, तो वैसा ही कुछ। रेगुलेटर मतलब कि कोई रेगुलेट कर रहा है आपके गैस का कनेक्शन। कौन रेगुलेट कर रहा है? तो आप खुद। आप उसे बंद कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा, आप उसे शुरू करोगे तो वो शुरू हो जाएगा, और फिर आप उसमें से गैस में से कोई चीज वहां पे चला सकते हो। ठीक है, ये क्या है? रेगुलेटर। वैसा ही कुछ आप समझिए, मैंने आपको बताया प्रीवियसली कि ब्रिटेन में सारे कानून बन रहे हैं। ब्रिटिश जो है सारे कानून बना रहे हैं। ब्रिटिश कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट सारे कानून बना रहे हैं। ठीक है, भेज किसको रहे हैं? भेज कहां रहे? इंडिया में। लेकिन इंडिया में कौन चलाएगा उस कानून को? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो आप सोच के बताइए कि यहाँ पे रेगुलेटर कौन है, किसे रेगुलेट किया जा रहा है? रेगुलेट कौन? यहाँ पे गैस का चूल्हा कौन है और गैस को चलाने वाला कौन है? गैस चलाने वाला कौन है? गैस चलाने वाला। और गैस को आप ऐसा करके वो रेगुलेटर खोल के उसके चलाने वाला, और यहाँ पे खुद गैस कौन है? सोच के बोलो, सोच के बोलो, ठीक से सोचो, एक लाइन में मत बोल दो। चलाने वाला यस, ओके, हाँ बस ऐसा कुछ समझ। अब समझे कि मतलब जो चला रहा है, मतलब कि आप खुद जा रहे हो किचन में, और किचन में जाके गैस को ऑन किया, किचन में गैस को ऑन करके आपने क्या किया? उस गैस को चलाया। तो इसका मतलब ये आप खुद हो, किचन में गए, गैस को रेगुलेटर को ऑन किया और गैस का सप्लाई हुआ और इसे चलाया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ये सप्लायर का काम करती है। ठीक है,
अब उसी में आगे समझने की कोशिश करो। अब रेगुलेट कौन करेगा इसमें? रेगुलेट कौन कर रहा है? आपके गैस को रेगुलेट कौन कर रहा है? देखो, अगर समझने जाओ तो ये रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर है, क्योंकि इन्होंने कुछ कानून बनाए, उस कानून को इसे फॉलो करना है, उस कानून को इसे फॉलो करना है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना एक चैम्बर चलता है, अपना एक खुद का एक शासन चलता था, जिसके कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती थी। लेकिन क्या हुआ, 1773 आते आते, 1700 आते आते, पहले तो हमने कल की पूरी एक जर्नी समझने की कोशिश की। 1773 आते आते ऐसा हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो वहां से चला रही है, जो चलाया जा रहा है, वहां पे ऐसा हो रहा है, उन्होंने एक चीज नोटिस करते हैं कि कंपनी में कुछ मेस्मराइजिंग थिंग हो रहे हैं, कुछ अलग ही चीजें हो रही है। जैसे कि कंपनी खुद लॉस में है, कंपनी खुद लॉस में चल रही है, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉय पैसे वाले बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है? कंपनी लॉस में, रिलायंस लॉस में चल रही है, और कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो पैसे वाले बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है? एक चीज हो सकती है करप्शन से, राइट? तो हाँ, ऐसा चल रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में उस वक्त करप्शन अपने जिनित पे था, अपने जिनित पे वो करप्शन था। उसकी वजह से क्या हो रहा था, देखो, वैसे तो ये कंपनी ही थी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचरिज्म। वो मर्चेंट एडवेंचरिज्म ईस्ट की तरफ आती है और एक कंपनी पूरी एस्टेब्लिश करती है ईस्ट में, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा कुछ। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी उसने एस्टेब्लिश किया, लेकिन एक सदी आते आते 1600 में आए, 1600 में आए, और 1700 आते आते पूरा ये पता चल गया कि ये लोग अभी सिर्फ ट्रेड करने के लिए नहीं आए, शासन करने के लिए भी आए हैं। तब से यहां पे कंपनी पे करप्शन के आरोप लगने लगे। करप्शन कैसे? देखो, आपको लगता होगा करप्शन तो सिर्फ हम ही करते, इंडिया वाले करते, नहीं, ये भी उनकी ही देन है, ये उन्होंने ही सिखाया हमें करप्शन करना। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे मैंने आपको कल एक बात कही थी कि फारूक सियार करके एक शासक हुआ करता था बंगाल का, बंगाल की साइड। उसने कंपनी को अपनी मुद्राएं छापने के लिए परवानगी दे दी कि कोई बात नहीं, आप आपकी मुद्राएं छापो, आपकी मुद्राएं बनाओ। लेकिन किसको दिया? कंपनी को दिया। अब इसमें होना क्या चाहिए? कंपनी अपनी मुद्राएं छापनी चाहिए। अब इसका मिसयूज होने लगा। एक दस्तक करके एक चीज थी, दीवानी राइट एक करके कुछ राइट उनको दिए गए थे। दीवानी राइट क्या था कि जितने भी कंपनी के कंपनी है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये इनकी तरफ से क्या करके देंगे, आप कोई टैक्स मत दीजिए, आप टैक्स कलेक्ट कीजिए। दीवानी राइट, आप हिस्ट्री में इसको ध्यान से देखोगे। क्या दीवानी राइट का मतलब क्या हुआ? आप क्या करिए, टैक्स कलेक्ट करिए। ऐसा कुछ राइट उनको कंपनी को दिया गया। अब इससे क्या हुआ, कंपनी को दिया गया राइट वो कंपनी के एम्प्लॉय ने मिसयूज किया। कैसे? वो लोग अपना प्रोडक्ट बेचते थे और दीवानी राइट क्लेम करते थे कि भाई हमें टैक्स कलेक्ट करना है, और वो फारूक सियार वाली चीज, करेंसी खुद की, मतलब करेंसी खुद की इन द सेंस खुद की करेंसी नहीं छाप रहे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो छाप रखी है वही करेंसी। ये चीज करके वो क्या कर रहे हैं, ये चीज करके वो पूरी तरीके से कंपनी धीरे 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 लॉस में जा रही है, और कंपनी के एम्प्लॉय पूरी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए, और इससे क्या होगा, ये कंपनी यहां पे क्यों आई थी? मोनोपोली एस्टेब्लिश की थी, व्यापार करने के लिए आई थी, शासन के लिए तो नहीं आई थी। ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश पार्लियामेंट देखती है कि भाई ये तो गजब हो रहा है, वहां पे गए, ट्रेड किया, अब शासन कर रहे हैं, और शासन करने का काम तो हमारा है। किसका? हमारा। और जिसको हमने भेजा वो शासन कर रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो एक काम हो सकता है, एक काम हो सकता है कि हम इसे रेगुलेट करें। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को।
इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए वो एक्ट लेके आते हैं। ठीक है, क्या एक्ट था पहले लिखते हैं, हम कुछ चीजें लिखते हैं। आप हेडिंग लगाएगा हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स उसमें लिखिएगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, right from the beginning East India Company have its ambitions, have its ambitions of ruling the nation, of ruling the nation. Hence they passed law, LAW, law in this regard, in this regard. Those laws were passed by British Parliament. Those laws were passed by, those laws were passed by British Parliament before 1958. It was ruled by East India Company. Before 1958 it was ruled by East India Company, and then by British Raj, and then by British Raj. Next point, British East India Company in the year 1600, British East India Company in the year 1600, 1600 was established in British, was established in British established in British. The British Crown, the British Crown given the trade monopoly, given the trade monopoly to this company, trade monopoly to this company. Next one. At the time of Jahangir, at the time of Jahangir, who was the ruler of India, who was the ruler at the time of Jahangir, who was the ruler of India, Captain William Hawking, Captain William Hawking, H.A. Hawking का स्पेलिंग H.A.W.K.I.N.G.S, हॉकिंग का स्पेलिंग H.A.W.K.I.N.G.S, Hawkins, and the Thomas Roe, R.O.E, and the Thomas Roe visited India, and eventually
got a royal permission to trade in India. Permission to trade in India. And they started journey of ruling the India from here. नीचे हेडिंग लगाइए रेगुलेटिंग एक्ट 1773. रेगुलेटिंग एक्ट 1773. उसमें एक पॉइंट में लिखिएगा पहले टू रेगुलेट द रूल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. To regulate the rules of East India Company second point, the Supreme Court was established at the Kolkata. The Supreme Court was established at the Kolkata with the Lord Impey, 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 with the Lord Impey as its Chief Justice. Lord Impey as its Chief Justice. Next point. It was the beginning of parliamentary control over the East India Company. Parliamentary control over East India Company subordinate to the India. Next point. Here Bengal was made the main province and Bombay and Madras are the subordinate. ऐसा लिखिए, प्रोटेक्टरेट में लिखिएगा, are the subordinate province to the Bengal. Next point. The one post was created called Governor of Bengal. Warren Hastings व्यक्ति का नाम है, WARREN, Warren Hastings, HSSTINGS, Hastings
was made a first Governor General of Bengal. Was made first Governor General of Bengal with the four members council to assist him. With the four members council to assist him. Next point. The board of directors retiring age is now fixed and member in the BOD मतलब कि board of director and member in the BOD are also fixed in the sense चलिए जो लिखा है उसे एक बार देखिए और बस ये समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें रेगुलेट कैसे किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर कोई बता पाएगा तो ये कुछ चीजों की वजह से ऐसा बोल सकते हैं कि रेगुलेट किया जा रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्या ऐसी चीज है? अच्छा, कोई इसमें हिंदी में लिखता है क्या? हिंदी में कौन लिखता है? हिंदी में आपको किस तरीके से लिखते हो? हिंदी में कौन कौन एग्जाम दे रहा है? हिंदी में एग्जाम दे रहा हूं आप, बाकी सब देखो एक बार कैसे ट्रांसलेट करके लिखा है हमने। नहीं तो फिर मैं उसके बारे में कुछ करता हूं, मैं कुछ करके देखता हूं। ठीक है, 2 लैंग्वेज में हम डिक्टेट करेंगे वो भी चल सकता है। ठीक है, लेकिन फिर हमारा टाइम बहुत बढ़ जाएगा लिखने का, तो देखेंगे क्या कर सकते हैं उसके लिए। मैं आपको जल्दी इसके बारे में कुछ करता हूँ। चलिए कुछ उसको पढ़िए और उसके बारे में बताइए मुझे कि ऐसा क्या लग रहा है आपको कि इसके बेसिस पे कि ये रेगुलेट कर रहे हैं। 1-2 पॉइंट, मतलब आपने उसमें 4 से 5 पॉइंट लिखे, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करके देख के बताइए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट किस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल कर रही है। यस, कुछ समझ आ रहा है? बताइए, आप ही बताइए। अपने लोगों को कोई ना कोई पोस्ट देके, कोई ना कोई मतलब कौन सी पोस्ट? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बना है। ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल बनाया, कहाँ का? बंगाल का। यस, ये मेन है, ये भी मेन है। बंगाल क्या बोल रहे हो सर? क्या बोल रहे हो? जैसे कि बॉम्बे और मद्रास कंट्रोल मेन पॉइंट पॉइंट। यस, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला रेगुलेट करना है, क्या करना है? कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाई, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय बनाई। देखो वो सर्वोच्च न्यायालय आज की सर्वोच्च न्यायालय से कोई लेना देना, वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये उनकी है। पहले तो फेडरल
कोर्ट होने के लिए फेडरल कंट्री भी होनी चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट होने के लिए बाकी की निम्न न्यायालय या फिर सबऑर्डिनेट न्यायालय भी होनी चाहिए। तो वहां यहाँ पे वो कोई चीज आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बनाई, लेकिन वो वहां पे कुछ गिने चुने ही प्रोविंस उसके पास थे। याद रखिएगा हम कौन से साल की बात कर रहे हैं, इस साल की। तो इस साल में उनके पास सारे हमारे प्रदेश के, हमारे देश के सारे राज्य नहीं थे उनके पास, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का केस मतलब वो ऐसा है कि उनके हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट थी। तो एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट उन्होंने क्या की, बनाई। लॉर्ड इम्पी उनका उन्होंने चीफ जस्टिस रखा। दूसरा ऐसा बोल सकते हैं कि एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। क्या नाम रखा उसका है? 10 बार लिखो, वॉरेन हेस्टिंग। जिसे सवाल पूछा जाए उसी को जवाब देना है। नहीं नहीं नहीं, देखना नहीं ना, सर झुका है ना झुकेगा कभी। क्या नाम है बताइए? सुना इन्होंने क्या बोला है? सुना? अभी सुना? दूसरी बार बोलो क्या बोल। तो भले ना सुना हो, लिखा तो है ना आपके हाथों से। हाँ, क्या वीरेन? हाँ, जो ये मरमरिंग कर रहा है ना उसको 20 बार लिखने के लिए दूंगा। वॉरेन बफेट। चलो मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, चलो छोड़ो। वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अभी 1 सेकंड पहले लिखी हुई चीज कैसे भूल सकते हो आप? 1 नैनो सेकंड पहले लिखी हुई चीज, इसका मतलब या तो लिखते वक्त आपने ध्यान से नहीं लिखा होगा, या फिर ऐसे हाँ चलो बाद में तो ये बोल ही देगा। देखो, लिखना इसीलिए होता है क्योंकि आप उस चीज को अंदर उतारो। लिखते वक्त आपके 2 से 3 जो बॉडी के पार्ट्स है वो काम करते हैं। एक तो हाथ करता है, एक तो माइंड करता है, एक तो आंखें करती है। किसी किसी के सिर्फ हाथ करते हैं, माइंड नहीं करता है। आंखें भी धीरे धीरे ऐसे होने लगती है। ये हालत थोड़ी खराब हो जाती है। इसलिए क्या करो, जब पढ़ने बैठते हो तो सारी इंद्रियां खोल के पढ़िए। आंख, कान, नाक, सारी चीजें स्मेल आ जानी चाहिए आपको कि वॉरेन हेस्टिंग ही था, दूसरा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग को क्या बनाया उसने? गवर्नर जनरल ऑफ क्या बनाया? बंगाल। देखिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बना सकता था। क्यों? इंडिया था ही नहीं उसके पास, इंडिया था ही नहीं। प्लासी का युद्ध किया था, 1 दिवस का युद्ध किया, बक्सर का युद्ध किया, छोटे मोटे युद्ध कर रहा है, लेकिन पूरा भारत नहीं था। अभी याद रखिएगा 1818 में यहां से मराठा का एंड होगा, द डिक्लाइन ऑफ मराठा होगा। कब? 1818 में। और ये कौन सा साल चल रहा है? 1773। डिक्लाइन ऑफ मराठा साम्राज्य 1818 में होता है, 1818 में। तब तक तो भारत में मराठा का शासन चल रहा है, और मुगल भी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से, मुगल भी चल रहा है। देखिएगा ये कौन सा समय चल रहा है? 1773, ठीक है। ऐसा है कि औरंगजेब के बाद कोई मुगल में ताकतफुल मतलब ताकतवर कोई राजा नहीं बना, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन वहां पे पूरी चीज चल रही है, पूरा तामझाम चल रहा है। पूरी तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपनी चीजों को संभाल के बैठे हुए हैं। अब ऐसी कंडीशन में एक तरफ ब्रिटिशर्स है, एक तरफ मराठा है, और एक तरफ मुगल है। ऐसा बोला जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई बक्सर के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य खत्म हुआ। इसने इतिहास किया है क्या? पे हिस्ट्री नहीं हुआ है, बोलोगे नहीं। बक्सर का युद्ध पता है? कुछ जानते हो उसके बारे में? किसके बीच में हुआ ये पता है? याद आ रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा है? मीर कासिम है, लेकिन मीर कासिम के साथ और कुछ था, कोई था। मीर कासिम की तरफ से 3 लोग थे, नहीं 3 सेना थी। मीर कासिम मेन था, या फिर उसके साथ और कोई लोग थे। कौन सा? नहीं याद आ रहा है? चलिए खैर, हमें उसमें नहीं जाना है, आप इतिहास में पढ़ोगे। मुझे कहने का मतलब बस इतना है कि मीर कासिम के साथ उस वक्त मुगल का शासक था। मुगल का शासक, मुगल का शासक, यस, मुगल का शासक मतलब कौन? इंडिया का शासक।
बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह मतलब कि बहादुर शाह को साइड में रखो, आप ये सोचो मुगल का शासक, मुगल शासक जो इंडिया का शासक था, नाम में क्या रखा? आप इस पे आओ कि इंडिया का शासक, एक था इंडिया का शासक, एक था बंगाल का शासक, एक था अवध का शासक। ये तीन बड़े बड़े शासक, लेकिन सबसे मेन कौन था उसमें? इंडिया का शासक। अवध और बंगाल ये दोनों भी थे, लेकिन अवध और बंगाल ने वहां पे इंडिया के शासक से क्या मांगा? हेल्प मांगी कि साहब हमारी हेल्प करो, हमें ब्रिटेन को हराना है। बोलते कि ठीक है चलो हराते हैं। तो एक तरफ ये तीनों सेना, एक तरफ ब्रिटिश। बक्सर में युद्ध होता है। बक्सर कहाँ है? कल ही देखा था, गुजरात में, बिहार में, उड़ीसा में। बिहार में देखा था कि उड़ीसा में? वो तो प्लास ही नहीं देखा था। ठीक है, तो बक्सर में सब मिलते हैं और बक्सर में होता है युद्ध, और यहाँ पे ब्रिटेन जीतता है। कौन जीतता है? ब्रिटेन। इसका मतलब कौन हारता है? इंडिया का शासक। मेन चीज ये है, अवध या बंगाल नहीं, इंडिया का शासक मानता है, हारता है। इसका मुगल का हारना, इसका मतलब इंडिया का शासक का हारना, ये चीज समझना है। ब्रिटेन ने किसको हराया? तो इंडिया के शासक को हराया। अब इंडिया का शासक ब्रिटेन का प्रोटेक्टोरेट है, उसे प्रोटेक्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। कौन? ब्रिटेन। किसको? इंडिया के शासक को। मुगल ने युद्ध किया, अवध और बंगाल के शासक भी उसके साथ ज्वाइंट हुए, और बक्सर का युद्ध कौन जीता? तो ब्रिटेन जीता। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ब्रिटेन एक पैरामाउंट पावर बन गया यहां पे। अब उसकी सत्ता को निकालना ये इजी नहीं है, और तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने ये चीज की, बंगाल के अंतर्गत बॉम्बे और मद्रास दोनों को रख दिया। अब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे कहां से लिए जाएंगे? बंगाल से। जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो कहां से लिए जाएंगे? बंगाल से। यहां पे आप इतिहास में पढ़ोगे, बहुत सारी ट्रीटी यहां पे होती है मराठा और ब्रिटेन के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और मराठा के बीच में, लेकिन सारी ट्रीटी यहाँ पे बॉम्बे या तो मद्रास में होती है, उनको खारिज कर देते हैं। एक ट्रीटी ऑफ सूरत होती है, ट्रीटी ऑफ सूरत को खारिज कर देते हैं। आप इतिहास में पढ़ोगे इस चीज को। कहने का मतलब क्या है? मेन किसे बना दिया जाता है? बंगाल को। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। देखिए अब मेन कौन हुआ? बंगाल। और बंगाल के लिए क्या बनाया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किसे? वॉरेन हेस्टिंग को। अच्छा, कुछ लोग, एक बच्चा सब मेरे पास एक चीज लेके आया कि वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव को क्या बोलते हैं? रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना? नहीं सुना मैडम? सुने? हाँ, वो गवर्नर जनरल था। ठीक है, नहीं, वो सिर्फ गवर्नर जनरल था। वो गवर्नर जनरल था। जब प्लासी का युद्ध हुआ तब उसने ब्रिटिश की सेना को लीड किया था। ठीक है, तो आप बोल सकते हो, ऐसा अगर बोलना हो तो, कि जो फर्स्ट था वो रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन ये गवर्नर जनरल था। क्या था? गवर्नर जनरल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसको हम वॉरेन हेस्टिंग बोलेंगे। क्या बोला मैंने? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। ये क्या था? गवर्नर जनरल, युद्ध कर रहा था, युद्ध। ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो था वो एक तरीके से क्या हुआ? एक गवर्नर जनरल हुआ जो युद्ध की ट्रीटी वगैरह वो सारी जांच करता था। इसमें और उसमें क्या फर्क है? ये है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसके चार मेंबर वाली काउंसिल है जो इसे असिस्ट करती है। ये मिलिट्री का ज्यादा दिखेगा आपको, ये मिलिट्री शासक है ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि इसने युद्ध किया। ये भी युद्ध ही कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या है डिफरेंस? क्या है
कि इसके पास अभी बहुत ज्यादा सत्ता है। किसके पास? इसके पास पावर, इसके पास ज्यादा है, इसके पास थोड़ी कम पावर है। रॉबर्ट क्लाइव के पास थोड़ी कंपैरेटिवली कम पावर है, वॉरेन हेस्टिंग के पास ज्यादा पावर आपको दिखेगी। ठीक है, इसलिए ये दोनों चीजों में ये कुछ डिफरेंस है। आपको शायद हो सकता है, मतलब आपको तो नहीं आएगा, आपके लेवल पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक स्टूडेंट पूछ रहा था, मुझे अचानक से याद आ गया, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, यह है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर आकर उन्होंने अपने तरीके से पूरी इंश्योरिटी कर ली कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना है। देखो ये तो हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेशन करने के लिए वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बना ली, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना लिया। बंगाल को उन्होंने किसके अंदर ले लिया? बंगाल के अंदर किसे ले लिया? मद्रास और बॉम्बे को ले लिया। सुप्रीम कोर्ट भी बना ली। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किसे बनाया? जिसे पूछ रहा हूं उसी को। जैसे बैठे थे वैसे बैठो। नहीं, नीचे नहीं। बोलो कौन? चाचा है? हाँ तो ऐसा बोलो, कौन है? कोई नहीं है। MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। ठीक है, देखो क्वेश्चन कभी से भी कहीं से भी आ सकता है। आपके सिविल सर्वेंट हो, सिविल सर्वेंट बन के ही चलो अभी से ही। इसके लिए आंख, नाक, मुंह, जो भी सारी चीजें खोल सकते हो सारी खोल करें। सारी पांचों इंद्रियां आपकी हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए। राइट, ऐसा नहीं कि लोडिंग ऐसा मत करिए। ठीक है, थोड़ा सा उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको कल बताया। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा आप जैसे बैठते हो उसमें थोड़ा सा चेंजेस लेकर आइए। तो ये ऐसा, हम ऐसा नहीं है कि बच्चों वाला चीजें अपन कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इम्पैक्ट होगा, ये आप देखोगे, आप फील करोगे। ठीक है, आजकल में नहीं होगा, ये कम से कम आपको 20-25 दिन बाद वो फील होगा। सिविल सर्विस कोई छोटी चीज नहीं है। आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी। ठीक है, और कमर कसवाने के लिए हम रेडी हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ आपकी चीजों को ज्यादा हार्नेस करना है। खैर, तो लॉर्ड एमपी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया और ऐसे करके उसने क्या करना दिया, एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में भी अपने आप में बहुत खामियां थी, बहुत त्रुटियां थी। वो क्या है उसे हम देखेंगे, लेकिन जो भी चीजें यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट में हुई वो शब्दशः, या फिर आप ऐसा बोलो जैसा है वैसा ही वहां पे नहीं रखा गया, या जो चीजें आपके सामने दिख रही है वो उतनी आसान नहीं थी। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसिज्म करते हुए ऐसा बोला कि आपने सुप्रीम कोर्ट बनाया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया और दूसरा बनाया BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके होते हैं? कंपनी के होते हैं, कोई राजा के तो नहीं होते हैं। या फिर ऐसा समझो, किसी राजा के भी नहीं होते और ना ही किसी प्रधानमंत्री के होते हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो नहीं होते हैं। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं वैसे? मीटिंग करते और डिसीजन लेते हैं। यस, पूरी कंपनी को चलाते हो, पूरी कंपनी को चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और मीटिंग करके वो क्या कर रहे हैं, निर्णय लेते हैं उस कंपनी के बारे में, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसीजन लेते हैं। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां बैठे हैं? ब्रिटिश में पार्लियामेंट में, ब्रिटेन में बैठे। वहां से वो निर्णय ले रहे हैं कि यहां पे किस तरीके से चलाया जाए। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया, वो जो BOD है उनकी रिटायरमेंट की डेट, रिटायरमेंट का समय ये तय कर दिया। टेन्योर क्या रहेगा ये तय कर दिया। रिटायरमेंट और टेन्योर दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी के BOD का किसने तय कर दिया? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये ऐसा हुआ कि रिलायंस के BOD का कार्यकाल और टेन्योर ये किसने तय कर दिया? भारत की संसद ने। ये ऐसा हुआ, रिलायंस में जितने BOD है इसके टेन्योर और इसका समय किसने तय किया? संसद ने। ये ऐसा हुआ, ऐसा मत समझिएगा, ऐसा नहीं है हमारे देश में, लेकिन ये ऐसा हुआ। कहां पे? ब्रिटेन में। तो आपको साफ साफ इसके लूप होल दिख रहे हैं। पहले तो यही जो मैंने आपको बताया कि कंपनी में पार्लियामेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
इससे क्या होता है, कंपनी का शासन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। पार्लियामेंट को इस तरीके से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी चीज, यहां पे आपने अगर नोटिस किया हो तो एक सुप्रीम कोर्ट बनाया और एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास इतनी ज्यादा पावर है कि सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे दे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या कर देंगे, उसे ओवर रूल कर देंगे, कोई वीटो यूज कर लेंगे। लेकिन नहीं, ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझ में नहीं आता। कौन कर लेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये होने लगा वहां पे, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक तरफ, दोनों अपने अपने तरीके से सारी चीजों को बाइफरकेट कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारी लिमिटेशंस इस एक्ट में था। इसीलिए उसका एक प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त, विलियम पिट्स, राइट। वो लेके आता है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। कौन था वहां का प्राइम मिनिस्टर? 1782, 1784। देखिएगा, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पहली बार इंडिया की राजनीति में इंटरेस्ट ले रहा है, राइट। और यहाँ पे एक वर्ड यूज करेगा, आपको थोड़ा खींचेगा, वर्ड यूज करता है द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन, अच्छा, अधिग्रहण का मतलब क्या होता है? अधिग्रहण, अच्छा, कभी घर के काम में पढ़े हो? मतलब कि घर लिया हो, आप तो नहीं, आपने तो नहीं लिया होगा, आपके पापा ने जब लिया होगा, आपके घर वालों ने कभी लिया होगा, तब बिल्डर एक वर्ड यूज करता है कि आपको पोजेशन कब मिलेगा। सुना है कभी? समझ लीजिए कि 50 लाख का घर है, यस, समझ लीजिए कि 50 लाख का घर है, तो बिल्डर आपको बोलेगा कि भाई 50 लाख का घर है, आप रोकड़ा में इतना दे दो, कैश में इतना दे दो, और बाकी क्या आप लोन कर सकते हो, चेक कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो वैसा कर दीजिए, और जब 50 लाख पूरे हो जाए तब मैं आपको पोजीशन दे दूंगा, आप ले लीजिएगा। ये क्या होता है, कुछ हाथ में देता है क्या वो? उसके अंदर रहना स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ, यस, ऐसा कुछ समझने की कोशिश करें कि बिल्डर ने आपको आपका घर दिया, मतलब कि आपने पहले पूरे पैसे चुकाए, 50 लाख के जितने भी रुपए आपके थे वो चुकाए, उसके बाद आपके वही घर मिल गया। इसका मतलब कि आपको उस घर का पोजीशन मिल गया। एक बार पोजीशन लेने के बाद वो बिल्डर चाहे भी तो आपको नहीं निकाल सकता, समझ लो, क्योंकि आपके नाम से उस घर में क्या है, दस्तावेज, वो चाहे भी तो नहीं निकाल सकता। इसी चीज को समझना है। विलियम पिट्स जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था, वो एक वर्ड यूज करता है यहां पे, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, भारत अधिकृत ब्रिटेन, कि ब्रिटेन अभी यहां पे जम चुका है और भारतीय चाहे तो भी हम नहीं निकलेंगे, राइट। ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारी लू फॉल्स यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ करते, उन कुछ लू फॉल्स को कम करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है। क्या है उसमें, लिखते हैं पहले फिर समझते हैं। आप लिखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिएगा,
The British Prime Minister William Pitts, the British Prime Minister William Pitts has introduced the Pitts India Act, the Pitts India Act, next point. The act reiterates the supremacy of Parliament. Act reiterate the supremacy of Parliament over the EIC, supremacy of Parliament over EIC. Next point. The act established 6 member of board of control, to guide and control the affair of East India Company. Guide and control the affair of East India Company. Next point. Guide and control the affair of East India Company. There was a separate board of 3 member. There was a separate board of 3 member to advise British Crown. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा the chairman of BOC was a British cabinet minister. The chairman of BOC मतलब board of control, BOC was British cabinet minister the number of governor generals council was reduced from 4 to 3 नहीं 4 से 3 मतलब 4 TO2 4 to 3. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा The Governor General's Council was also established in Madras and Bombay presidencies. Next one, right? The company's territory in India was known as
कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वाज नोन एज इन्वर्टेड कॉमा में ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। पोजेशन का स्पेलिंग बोल रहा हूं, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, पोजेशन का स्पेलिंग POSSESSION, POSSESSION, possession in India inverted comma over. Next, Madras and Bombay were subordinate to Madras and Bombay were subordinate to the Governor General of Bengal in matter of diplomacy. In matter of diplomacy. वापस से बोलो, मद्रास एंड बॉम्बे वेर सबॉर्डिनेट, मद्रास एंड बॉम्बे वेर सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन मैटर ऑफ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल in matter of diplomacy, in matter of diplomacy. चलिए देखो वापस से पीट्स इंडिया एक्ट, और पीट्स इंडिया एक्ट भी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, एक बार देखिएगा। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने वही कर दी जिसका हमें डर था, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। अच्छा देखो यहां पे BOD था, यहां पे BOC है। थोड़ा सा जनरल नॉलेज, मतलब एग्जैक्ट नॉलेज तो मैं नहीं पूछ रहा हूं यहाँ पे क्या हो सकता है। जनरली आप क्या समझते हो BOC से और BOD में कोई कंट्रोल, कोई आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो आपको समझ में आ गया, कंपनी का कोई डायरेक्टर है। BOC का कुछ समझ रहे हो? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पार्लियामेंट जो भी इंप्लीमेंट करना चाहेगा वो नहीं इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इसके कॉन्टेक्स्ट में तो मैं ही आपको बताऊंगा ये क्या है वो। अब नॉर्मली बीओडी से भी ऊपर का हम कह सकते हैं, जो उसको भी कंट्रोल करता है। अच्छा क्या बोल रहे मैडम? BOD को कंट्रोल करे, ओके ठीक है। ऐसा कुछ समझ लीजिए, हम नॉर्मल भाषा में, लेमैन भाषा में ऐसा ही समझ लीजिए कि ये ऐसी एक संस्था बनाई गई जो BOD के ऊपर है, BOD के ऊपर है। अब ये संस्था क्या करेगी? कंट्रोल करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं, BOD को नहीं। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था देखिएगा, कंपनी युद्ध भी कर रही है और कंपनी शासन भी कर रही है। एक तरफ युद्ध कर रही है, एक तरफ शासन कर रही है। युद्ध और शासन एक जैसे एक साथ चल रहा है। वही कंपनी प्लासी का युद्ध कर रही है, वही कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कमाना चाहती है। या तो आप युद्ध करो या तो आपका कंपनी चलाओ। यहां पे प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए कंपनी के कुछ लोगों ने ऐसे तय किया कि भाई क्यों ना हम ऐसा करें, कंपनी को ऐसा बोला जाए कि भाई सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, बिजनेस करो। क्या करो? बिजनेस। इसके लिए BOD है। कौन है? BOD है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो देख लेंगे आपके अफेयर्स को। और अगर आपको संधि करनी है, ट्रीटी करनी है, लास्ट में क्या लिखा? डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी समझते हो क्या होता है? डिप्लोमेसी समझते हो क्या होता है? कभी वर्ड सुना है? चलो मैं, कूटनीति का नाम सुना है? कूट के नीति बनाई जाती है? नहीं, ऐसी नहीं होती। मिडिल पाथ, ओके क्या बोलते? षड्यंत्र। देखो कभी कभी क्या होता है, समझिए, हम सीखते सीखते समझते समझते सीखेंगे, गलतियां करते करते सीखेंगे। देखो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, इसमें से बड़ी लाइन कौन सी है? मैं नंबर दे देता हूं, A और B। कौन सी है? B है, नो डाउट B ही है। लेकिन समझिए, अगर 100 में से 90 लोग अगर इसको बड़ी लाइन बोले, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन दिखने में तो B ही बड़ी लग रही है, लेकिन 100 में से अगर 90 A को बड़ी लाइन बोले
तो बाकी के 10 लगेगा कि मेरी आंखें खराब है। यही बड़ी लाइन हो सकती है, समझ लो, यही बड़ी लाइन हो सकती है। बाकी के 10 को ऐसा लगेगा। इसलिए वो क्या करेगा, वो बोलेंगे हाँ भी लग रहा है लेकिन यही है, यही हो सकता है। और क्या होगा, आप सही होते हुए भी गलत होंगे। इसलिए क्या करना है, जो आपको आता है ना वही बोलना है। तो वो थोड़ा नजदीक थे लेकिन आगे पीछे से उनको भड़काया गया, क्या कुछ भी बोल रहे हो ऐसा। इसलिए जो भी बोल रहे हो ना, आपके अंदर जितना नॉलेज है उसी को बाहर निकालो। अगर गलत है तो उसको हार्नेस करेंगे। मैडम ने वो जो बोला वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो बहुत दूर है, मिडल पाथ उन्होंने बोला। इन्होंने बोला थोड़ा षड्यंत्र, वो भी दूर है, जो रियल आंसर है उससे दूर है लेकिन उससे नजदीक है। इसलिए हमेशा अपनी चीजों पे अड़े रहिए, राइट। तब तक अड़े रहिए जब तक वो गलत साबित नहीं हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, अड़े रहने का ऐसा मतलब नहीं है कि आपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया और बोले नहीं अभी यही सही है, ऐसा नहीं। थोड़ा उसको फ्लेक्सिबल रखिए। अगर वो आपकी चीज गलत साबित होती है तो उसे गलत ही रखिए, सही मत बनाइए। गलत चीज अगर साबित हो जाती है फिर भी आप आपके ईगो के आकर उसको अगर सही करना चाहते हो तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। खैर, डिप्लोमेसी क्या है, देखो एक नॉर्मल वर्ड में अगर मैं बोलूं, आप आईआर में तो पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशन में, डिप्लोमेसी अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको सिंप्लीफाइड करके बोलूं तो ऐसा है कि एक देश का दूसरे देश के साथ क्या क्या अफेयर हो सकता है, उसके लिए जो भी हम करते हैं वो सारा डिप्लोमेसी है, राइट। जिसे कूटनीति बोलते हैं। कूटनीति को आप दूसरे वर्ड में षड्यंत्र बोल दो, लेकिन षड्यंत्र और कूटनीति बहुत अलग अलग है। हर जगह पे हमें षड्यंत्र नहीं करना होता है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में मोस्ट ऑफ यही कुछ चीजें आपको दिखेगी। खैर, तो ये क्या है, डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेसी उसको संभालने वाले लोग कोई आ गए हैं, समझो। एक देश का दूसरे देश के साथ अफेयर को देखना, इसका मतलब कि डिप्लोमेसी को देखना। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरे देशों के साथ के अफेयर को संभालने के लिए कौन आया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कहने का मतलब बस इतना समझिए, किसी को क्या बोल दिया कि आप सिर्फ कंपनी का व्यापार देखो, किसी को क्या बोल दिया आप सिर्फ यहां पे डिप्लोमेसी को देखो, बाकी का हम देख लेंगे। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी जो बचे वो मेरे पीछे आओ। कोई बचेगा नहीं, वो अकेला चलेगा। ये चीज कंपनी के लिए पहली बार की गई। इससे क्या हुआ, इससे ज्यादा कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ, और धीरे धीरे आपको इसी चीज का पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम करने के लिए दोनों अलग अलग हो जाएगा। इसे आगे जाके बोल दिया जाएगा डुअल गवर्नेंस, द्विमुखी शासन, राइट। एक तो बीओडी है, एक तो बीओसी है। बीओडी यहां पे बना, बीओसी यहां पे बना, ठीक है, एक चीज है। दूसरा, अगर आपने वहां पे ध्यान दिया होगा तो आपको पता चला होगा कि वहां पे एक अलग काउंसिल बनाएगी, किसके लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए, बीओसी के लिए एक अलग से काउंसिल बनाएगी। किसके लिए, बीओसी के लिए एक अलग से काउंसिल बनाई गई। और बहुत बड़ी बात कि उस काउंसिल को मिनिस्टर किसको रखा गया, ब्रिटिश कैबिनेट का मिनिस्टर, समझ लो, ब्रिटिश कैबिनेट का मिनिस्टर को उस काउंसिल का मिनिस्टर बनाया गया, मतलब कि चीफ बनाया गया। मतलब कि यहाँ पे किसी कंपनी के, मतलब हम समझ लीजिए अदानी लेते हैं, अदानी एक कंपनी है, अदानी का एक बीओसी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो किसने बनाया, इसे मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। अदानी का एक बीओसी है, जिसका बीओसी पूरा किसने बनाया, तो भारत की संसद ने बनाया। और भारत की संसद ने यह भी तय कर लिया कि अदानी के अफेयर में, डिप्लोमेसी में चेयरमैन कौन रहेगा, इतना भी यह भी डिसाइड किया
और ये भी तय कर दिया कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मंत्री होगा और वो भी कैबिनेट रैंक का मंत्री होगा। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट की ईस्ट इंडिया कंपनी पे और ज्यादा पकड़ बन गई, और ज्यादा पकड़ बनी, और धीरे 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 ये पूरा तिकड़म बनाकर भारत में अपने पग जमाए। तभी तो ये भाई साहब कहने के लिए रेडी हुए, क्या, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, भारत के अंदर ब्रिटेन का पोजीशन। छोटी बात थोड़ी है, बड़ी बात है, और ये वहां पे हुआ। ठीक है, ये कुछ चीजें यहाँ पे हमने ईस्ट इंडिया एक्ट के अंदर देखा। तो बाद में तो उसके बाद तो बहुत सारी चीजें आती है, अमेंडमेंट एक्ट आता है, ये वो बहुत सारी चीजें, हम उन सारी चीजों में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इतिहास में नहीं जाएंगे। हम पॉलिटी का अपलिफ्टमेंट देख रहे हैं, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। यहाँ पे फिर चार्टर आता है। देखो यहाँ पे बहुत और भी चीज है कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1876, 1786, 1792, उसमें मत जाइएगा, उसमें सारे में कुछ अभी के लिए कोई मतलब नहीं है। आप इतिहास में जाओगे उससे देखोगे। मैंने आपको कल बताया था कि फिर चार्टर एक्ट आए, चार्टर एक्ट आए। चार्टर मैंने कितने बताए थे आपको, 4 आए, और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक था, कितने साल में एक बार आता है, 20 साल में। चलो नीचे देखिए बिना कोई बोल पाएगा, पहला कब आया था, 1783। 1783 वाले कितने, हाँ बोले, 1793 वाले कितने हैं, ऑलमोस्ट बते सब, ग्रेट। तो पहला चार्टर एक्ट आता है कब, 1793। रुको, पेज मत बदलो, बंद करो, है ही नहीं। तीसरा बोलो यार, बोलो है। देखो मैंने जो बोला वो बोला तीसरा, इसीलिए बोला इंद्रिया खोल के बैठो। क्या बोल रहे, कान आंख नाक। देखो इंटरव्यू में जाते हो, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, ठीक है। आपको जो पूछा जाता है उसका जवाब नहीं दोगे, वो सुनते लेगा, हाँ बराबर, आप जो बोल रहे हो सही है, आप जो बोल रहे हो सही है। लास्ट में फिर क्या मैंने ये पूछा था आपको, अरे हो सकता बहुत जगह पे होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब भी क्लास में बैठे हो सजग रख के बैठे। हाँ मैडम, चौथा बोलिए। 1853, ठीक है, 1853। मैडम लास्ट वाले, मैडम क्या नाम है आपका, हाँ मैडम ज्योति मैडम, सेकंड वाला बोलिए। 1813 और बाकी का, यस बाकी रह गया, वही रह गया, और तो क्या रह गया। 20 साल में अगर आपको पहला पता है तो आपको बाकी सब पता चल जाएंगे, ठीक है। देखो हमें इन दोनों में ज्यादा तो कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी डाली गई जो हिस्ट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पॉलिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप हिस्ट्री में वैसे इन चीजों को पढ़ोगे, लेकिन फिर भी इसका तो ऐसा है 1793 का, उसमें तो उन्होंने ऐसा बताया कि इसकी सैलरी बढ़ेगी, इसका सेक्रेटरी का सैलरी बढ़ेगी, इसको ये मिलेगा, उसको वो पोस्ट मिलेगा। इन सारी चीजों में हमें नहीं जाना, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन को देख रहे हैं। हम पहले मेन हमारे लिए तो ये दोनों है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो चलते चलते समझेंगे, क्योंकि ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं हमें। आप हेडिंग लगेगा चार्टर एक्ट, सिर्फ इतना ही लिखिए, चार्टर एक्ट, ईयर मत लिखिए। हेडिंग लगाइए चार्टर एक्ट, ईयर मत लिखिए, और ब्रैकेट में लिखिए ये चारों 4 ईयर। चार्टर एक्ट के ब्रैकेट में लिखिए चारों 4 ईयर। यस, लिखिएगा, पहला हेडिंग लगा गए चार्टर एक्ट 1813। हम डायरेक्ट कौन सा कर रहे हैं, 13 वाला हेडिंग लगाइए, चार्टर एक्ट 1813। पहले कुछ प्रोविजन लिख लेते फिर समझते चलेंगे।
The monopoly of East India Company, the monopoly of East India Company except Chin and tea, except Chin and tea was abolished. चीना मतलब चाइना, और टी मतलब है, टी क्या होती है? चाइना, टी क्या होता है? टी चीन एंटी मतलब चाइना। ठीक है, लिखिए मैं बोल रहा हूँ। तो चीन एंड टी, चीन एंड टी है, टी के टी, टी 40 क्या बोल रहे हो? एक्सेप्ट ट्रेड, वापस से बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट ट्रेड इन चीन एंड टी was abolished. नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, डोंट वरी, समझते हैं सारी चीजों। सेकंड पॉइंट, इंडिया वाज नाउ open market for all industrialized goods of Britain, of Europe, all industrialized goods of Europe. Next point, the Christian missionaries are now allowed to preach in India. Next point, rupees 1 lakh was allotted for the educational development in India. Rupees 1 lakh was allotted for the educational development in India. Next point, the Indian administration was asked to keep separate accounts for its commercial and political work. राइट, चलिए देखो, वैसे तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत कम चीजें आप देख रहे हैं, बहुत कम नहीं, कुछ है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। इसमें सिर्फ हमें एक ही पॉइंट लेना है जिसमें से लिया है। इतिहास में हम जाओगे तब आप ज्यादा उसको समझने की कोशिश करोगे। अच्छा, टी क्या होता है? क्या होती है टी? नहीं पता? टी नहीं लेते हो कभी? हाँ, वही वो वाली। ग्रेट। हमें सिर्फ वही चीज इसमें से लेनी है, बाकी कुछ नहीं लेना, बाकी इतिहास की चीज है। देखो, मोनोपोली के लिए क्या हुआ था? 20 साल का क्या दिया था? चार्टर दिया था। कल बात की थी ना, 20 साल का चार्टर दिया था मोनोपोली के बारे में, कि भाई ईस्ट में जाओ और आपको ईस्ट में जो भी देश मिले उस पे आपको मोनोपोली है। लेकिन क्या हुआ?
लेकिन इंग्लैंड में आने लगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड नहीं पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे इसको, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। इससे क्या हुआ, वहां पे गुड्स एंड सप्लाई की बम्बार्डिंग होने लगी, खरीदार कम थे और सेलर ज्यादा थे। और ईस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल रखा है। अब जो वहां पे सेलर है वो वहां के ब्रिटिश क्राउन को जाके बोल रहे हैं कि साहब ये कैसा कानून हुआ कि आप यहां के लोगों को इस तरीके से इनजस्टिस करके आपके देश के लोगों को वहां पे मोनोपोली दे रखी है, जबकि हमारे पास भी प्रोडक्ट है, हम भी बेच सकते हैं। तो बोले कि ये मोनोपोली को हटाइए। बहुत प्रेशर उस वक्त ब्रिटेन की पार्लियामेंट पे हुआ और उस वक्त ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इस मोनोपोली को एंड करने का निर्णय लिया। और इस एक्ट में, चार्टर एक्ट 1813 में यह निर्णय लिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली इज नाउ एंडेड, बट एक्सेप्ट क्या, टी एंड दूसरा चाइना नहीं, चाइना के साथ अगर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है और दूसरा टी का व्यापार कर रही है, टी मतलब चाय वाला ही टी, दूसरा टी नहीं, अगर चाइना और इन टी के साथ अगर व्यापार कर रही है तो उसके सिवाय बाकी सब मोनोपोली हट गई, सिर्फ इसमें मोनोपोली रहेगी, अदर किसी भी चीज में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली नहीं रहेगी, बस यहीं पे रहेगी। समझे, यही चीज में लेने की है, बाकी सब इतिहास की चीज है। कि कुछ बोल रहे हो? इस साल का मोनोपोली दिया गया था वो बीच में खत्म हो गया था क्या इनका? हर 20-20 साल में मोनोपोली देंगे। हमने वहां पे क्या बात की थी कि 20 साल के लिए मोनोपोली दी थी, कल बात की थी ना कि 20 साल के लिए चार्टर दिया गया था मोनोपोली का, जो हर 20 साल में मोनोपोली का जो चार्टर है वो क्या होगा, रिन्यू करना पड़ेगा, और वो उसको दे रहे थे। अभी यहाँ पे जब आए ना तब यहाँ पे भी रिन्यू किया गया होगा, लेकिन अभी यहाँ पे उन्होंने क्या सोच लिया, अभी नहीं रिन्यू होगा, रुकिए यहाँ पे पूरा खत्म कर देंगे, यहाँ पूरा खत्म कर देंगे 20 साल में कोई। अब जब दूसरा चार्टर एक्ट आएगा 20 साल बाद, तब जब वापस से रिन्यू किया जाएगा तब वापस से पूरा खत्म कर देंगे। कल हमने बात की थी ना कि 20 साल के लिए मोनोपोली दी थी, जब वो कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, राइट, तो उसको 20 साल के लिए दी थी। तो ये 20-20 साल से चल रहा है, अभी इसमें भी 20 साल है, लेकिन यहाँ पे अभी सारी मोनोपोली को खत्म करके सिर्फ 2 मोनोपोली रखी है, एक तो चाइना के साथ व्यापार करे उसमें, और दूसरा टी में, ये 2 ही मोनोपोली रखी हो, बाकी सब निकल गए। राइट, इस चीज को समझना है। बाकी तो नॉर्मल सी चीजें हैं कि उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे भेजा कि जाओ और क्या करो, क्रिश्चियन धर्म को फैलाओ इंडिया में, ये चीज ठीक है। दूसरा वहां पे एक चीज और कि एजुकेशन पे 1 लाख रुपया खर्च करने की बात, 1 लाख समझते हो, राइट, उस टाइम का भी बहुत कम है मैडम। वो लोग 50 करोड़ रुपए रेलवे पे डाल रहे हैं, 50 करोड़ रुपए कितने पे, रेलवे पे, और एजुकेशन पे कितना, 1 लाख रुपए। 50 करोड़ किस पे, 50 करोड़ रेलवे पे, और 1 लाख रुपए किस पे, एजुकेशन। ये दिखाता है कि कुछ लोग क्योंकि कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स आर हियर फॉर द गुड ऑफ द इंडियन पीपल, या कोई गुड कुछ नहीं है, दिखाता है क्योंकि उन लोगों को हमेशा से यही लग रहा है कि ये लोग हमेशा अंधे ही रहे, हमेशा सोते रहे। राजा बोला रात है, प्रजा बोली रात है, लोग बोले रात है, और सुबह सुबह की बात है। जैसा हम बोले वैसा ही लोगों को समझ में आ जाए, जो मैं बोलूं वही सही। और इन लोगों को कभी पता, अगर एजुकेशन देंगे तो कुछ लोग पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, पता चल जाएगा, हमारा भांडा फूट जाएगा। बहुत सारा आप यहाँ पे देखोगे, एक वुड से डिस्पैच आता है, नाम सुने, इतिहास पूरा हो गया ना आपका, अभी तो नहीं बोलेंगे, मॉडर्न नहीं हुआ ना, मॉडर्न नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, तो मॉडर्न करोगे आप, एंशिएंट और मिडाइवल हुआ, ठीक है। वुड से डिस्पैच यहाँ पे आप पढ़ोगे, चार्ल्स वुड करके एक व्यक्ति था,
वुड से डिस्प्लेस। वहां पे उन्होंने एजुकेशन भारत में कैसे दी जाए उस पर बहुत बड़ी चर्चा की। आप एजुकेशन में पढ़ोगे तब इस चीज को वहां पे लिंक कीजिएगा। एजुकेशन में कितना रुपया दिया? 1,00,000 रुपया। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द लिंकिंग द डॉट्स, राइट, कनेक्टिंग द डॉट्स। आप एट द एंड ऑफ द डे इस चीज को समझ जाओगे। अभी थोड़ा धीरे धीरे अपने हिसाब से जाने दीजिए। यह है चार्टर एक्ट 1813 का। ज्यादा उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनली उतना कोई अपलिपमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये चीज हुई कुछ। फिर आता है 20 साल के बाद चार्टर एक्ट 1833। पहले लिख लेते हैं, फिर उसमें आते हैं। अब लिखिएगा, हेडिंग लगेगा चार्टर एक्ट 1833। और उसमें द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was abolished, नेक्स्ट पॉइंट में, द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया post of Governor General of India was created Governor General of India was created, and William Bentinck was the first such governor. William Bentinck. विलियम बेंटिक वॉज सच गवर्नर। ब्रैकेट में लिख लीजिए वॉज, हाँ फर्स्ट ही हुआ, ब्रैकेट में लिख लीजिए हु एबोलिश्ड, ब्रैकेट में लिखिए सिर्फ, हु एबोलिश्ड सती प्रथा एंड वर्क ऑन द एजुकेशन, एबोलिश्ड सती प्रथा एंड वर्क ऑन द एजुकेशन, ब्रैकेट ओवर। Next point. Governor General's Council is now known as, the Governor General's Council is now known as the Indian Council. The Indian Council. Indian Council, which is provide for creating a law in the India, Next point. The company's monopoly is now in India was completely abolished. Company's monopoly in India was completely abolished. Next point. The fair and impartial treatment to Indian in the selection process of the state services like in the civil services
fair and impartial treatment of the Indian in the selection for the state services, like in the civil services, are trying to make it more fair, trying to make it more fair, FAIR, fair. देखिए, इसमें दो चार चीजें हम समझ सकते हैं, दो या तीन ज्यादा से ज्यादा। पहला तो क्या किया उन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पोस्ट है उसे क्या कर दिया, पूरी तरीके से हटा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला जो है बहुत बड़ा हो चुका है। मैंने ये भी बताया था कि 1880 आते आते मराठा का डिक्लाइन हो गया, और मराठा वाज वन ऑफ द सच पावर कि जिसने पानीपत का युद्ध किया, और पानीपत का युद्ध जो हिंदुस्तान को बचाने की जो सत्ता थी, या फिर ऐसा बोलो कि हिंदुस्तान को जिसने बचाया, हिंदुस्तान की तरफ से जो लड़ रहा था वो मराठा था। पानीपत के युद्ध, हिंदुस्तान की तरफ से लड़ना, इसका मतलब ऐसा हुआ कि मराठा हिंदुस्तान का शासक था। क्योंकि मुगल के शासन के बाद, मुगल से उन्होंने रेड फोर्ट कब्जे कर लिया था, मुगल पे मराठा का शासन था, मतलब कि दिल्ली का जो रेड फोर्ट है उसमें मराठा का शासन था। अच्छा, वो मूवी देखी आपने? मूवी शायद मुझे पता था, पानीपत है क्या उसका नाम? पानीपत ही है शायद, तक तो पानीपत ही है। उसमें वो एक सॉन्ग फिल्माया गया है, ये तो होना ही था, उनको जाना ही था, हमें आना ही था भाऊ, ऐसा कुछ सॉन्ग है। सुना है क्या? नहीं सुना? मुझे उसके वर्डिंग ठीक से याद नहीं आ रहे, मुझे याद आता है तो मैं बता दूं आपको। वो सॉन्ग रेड फोर्ट में फिल्माया गया है, रेड फोर्ट में फिल्माया गया है। वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि मराठा रेड फोर्ट में शासक बने हुए हैं। कुछ समय के लिए रेड फोर्ट पे मराठा थे, क्योंकि मुगल में औरंगजेब के बाद कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं बचा। अब उसकी जगह किसने ले ली? मराठा ने। और जब तीसरा पानीपत का युद्ध होता है, तब मराठा हिंदुस्तान की तरफ से लड़ता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के रेड फोर्ट पे मराठा था, और मराठा ने उस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से लड़ा। उस मराठा का डिक्लाइन हुआ कब? 1818 में। और किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने, मतलब लड़ाइयां आपस में हुई, वो आप इतिहास में पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास आएगा एंग्लो मराठा वॉर। और एंग्लो मराठा वॉर का ये है कंक्लूडिंग पीरियड 1818। मराठा का डिक्लाइन होने का तुरंत बाद जो वैक्यूम है, जो क्रिएट वैक्यूम होता है, उस वैक्यूम को फिलअप कौन कर देता है? ब्रिटेन। और ब्रिटिश भारत की गद्दी की तरफ और चला जाता है। वैसे तो मुगल साम्राज्य के इंडिया के शासक को हराकर बक्सर के युद्ध में उन्होंने दिखाई दिया है कि भाई इंडिया के शासक हम हैं, उन्होंने ये चीज दिखाई दी है। लेकिन अभी मराठा को हराकर उन्होंने अपने जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, जो अपना सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर था, उसे हटा दिया है। और क्या चल रहा है? एक तरीके से ये चीज उन्होंने एस्टेब्लिश कर दी कि कुछ भी हो जाए, अभी मराठा नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश है। और मराठा के पास जितनी भी टेरिटरी थी, अब किसकी हो गई? ब्रिटेन की, जितनी भी जगह थी वो। इसलिए बोल रहा हूं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से काम नहीं चलेगा। क्या बनाना पड़ेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किसे बनाना पड़ेगा? विलियम बेंटिक को बनाया है, इसलिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। ठीक है, यहां पे बनाया। दूसरा, अगर आपने वहां पे ठीक से देखा है उसको, तो वहां पे ऐसा पता चलेगा आपको कि भारत में गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई, और उसका नाम क्या दिया गया? द इंडियन काउंसिल। काउंसिल क्या होता है? परिषद। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या होता है? परिषद। परिषद क्या होती है? आपने नाम सुना? विधान परिषद सुना है?
एक्चुअली द इंडियन काउंसिल इन द सेंस वो यहाँ पे कानून बनाने का काम करेंगे। क्या करेंगे? लॉ बनाएंगे, कानून बनाएंगे, उसके हिसाब से अपनी चीजों को संभालेंगे। कानून बनाएंगे, मेन चीज क्या है? कानून बनाएंगे। कानून बना रहे हो लोग इंडिया में रहकर, किसके लिए? इंडिया के लिए। अब इस चीज को समझना है कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट भी है और यहां पे इंडियन काउंसिल भी है, तो कानून चलेगा किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो ब्रिटेन में है उसका, या फिर इंडियन काउंसिल का? देखिएगा, इंडियन काउंसिल जो है ना वो यहां तक सीमित है, उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इंडियन काउंसिल, अब मुझे बताइए आप, अब थोड़ा सा हम वैसे तो राज्यसभा और संसद पे जाएंगे हम, और विधानसभाओं पे भी जाएंगे, लेकिन राज्य के पास एक विधानसभा होती है और देश में एक संसद होती है, तो इसमें किसका किसका चलता है? अगर देखने जाओ तो संसद बहुत बड़ी है, संसद ने बनाया हुआ कानून पूरे देश को मानना पड़ेगा, और राज्य का बनाया हुआ कानून वो विधानसभा में से बनेगा, वो राज्य तक सीमित है। समझो, वो राज्य तक सीमित है। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य की विधानसभाएं सब संसद के अधीन है। समझ लो, संसद के अधीन नहीं है। संसद जैसा बोलेगी वैसा ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे भी तो चुने जाते हैं लोग। यहाँ पे मुख्यमंत्री चुना जाता है, राइट? कौन है यहाँ का मुख्यमंत्री? गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? वेरी गुड। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम? चलो कोई 3 मुख्यमंत्री के नाम बताओ, नाम जोर से बोलो। कहाँ क्या है? पाकिस्तान? अच्छा, यूपी क्या? दूसरा? ग्रैंड सैल्यूट है मेरा, ग्रैंड सैल्यूट है। बोलो 5 मुख्यमंत्री के नाम बताओ, बोलो। पहला स्टेट के साथ बोलो। चाचा है आपके? चाचा? योगी आदित्यनाथ बोल दो। हाँ, दूसरा? गहलोत, वो भी चाचा है? हाँ हाँ, अशोक गहलोत। हाँ, दूसरा? तीसरा? नहीं बोलो, किसको पता है? बोलो। हाँ, अरे बोलने दो, अरे भाई ओ वैसा बोलने दो। योगी आदित्यनाथ। और नीतीश कुमार बिहार का है, मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह है, और महाराष्ट्र का शिंदे, एकनाथ शिंदे। ओके, चलो खैर, चलो इससे सारे मुख्यमंत्रियों का नाम आपको याद भी रह जाएगा, तो भी आप कुछ वैसे झंडे भी नहीं गाड़ लेते हो, सारे मुख्यमंत्री याद है। ये सिर्फ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कंटेम्पररी वर्ल्ड को जानते हो कि नहीं जानते? ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा। हाँ, वैसे ऐसा नहीं कि सारे का नाम आप याद करो, जरूरी नहीं, लेकिन जिस स्टेट में रह रहे हो वहां का प्रतिनिधि कौन है वही नहीं पता है। देखो ये लोकतंत्र, सोया हुआ लोकतंत्र, बढ़ते हुए यूथ और सोता हुआ लोकतंत्र। आपको पता ही नहीं कि आपका राजा कौन है। ये है कि आपको लोकतंत्र में हो, लोकशाही में हो, और आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन शासन कर रहा है। हम खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, मौज कर रहे हैं, बस खत्म। थोड़ा सा गुजरात के भूपेंद्र पटेल के बारे में भी थोड़ा देखो, बाजू में हमारे पास शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश में, उनके बारे में भी देखो। मतलब उनके बारे में देख के हमें कुछ हासिल नहीं कर लेना है, हमें हमारे मध्य प्रदेश से लेना देना है, हमारे राजस्थान से लेना देना है। अशोक गहलोत के घर में जाके हमें पार्टी थोड़ी मनानी है, हमें राजस्थान से लेना देना है, राजस्थान के लोगों से लेना देना है, हमारे लोग हैं। महाराष्ट्र से लेना देना है। एकनाथ शिंदे से कोई हमें घर में जाके पार्टी, एकनाथ शिंदे भी हमारा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारे में से ही एक व्यक्ति है, अशोक गहलोत भी हमारे में से ही एक व्यक्ति है। हमें उस व्यक्ति विशेष से कोई लगाव नहीं है, हमें उस राज्य से लगाव है, राज्य के लोगों से लगाव है। इसीलिए आपको थोड़ा कंटेम्पररी वर्ल्ड को देखना पड़ेगा, क्या धीरे धीरे समझोगे इस सारी चीजों को, ठीक है? ऐसा मत रखिएगा कि मैं तो राजस्थान का हूं, मैं तो गुजरात का हूं, मैं तो महाराष्ट्र का हूं, मैं क्यों देखूं उसका।
योगी आदित्यनाथ सबको पता है, योगी आदित्यनाथ सबको पता है, यूपी का तो कोई नहीं है शायद यूपी के है, तो उत्तर प्रदेश से भी है। हाँ तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, हर राज्य हमारे ही है, यूपी हो या राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, हर राज्य हमारे ही है। लेकिन आपको थोड़ा सा उसके बारे में, कंटेम्पररी राज्यों के बारे में देखना चाहिए। खैर कहने का मतलब क्या है कि राज्य में भी विधानसभाएं है और केंद्र में प्रधानमंत्री और उनका संसद है। संसद प्रधानमंत्री का नहीं है, लेकिन ऐसा सोचिए कि वहां पे प्रधानमंत्री है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे यही मेन चीज हो रही है कि भाई संसद विधानसभा को कंट्रोल नहीं करता है, वैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट यहां की काउंसिल को कंट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन उसे उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। जैसे विधानसभा कुछ भी नहीं कर सकती है अपने आप से, मतलब जो मन में आए वो कानून नहीं बना सकती है, उसकी एक कुछ सूची होती है जिसे स्टेट लिस्ट बोला जाता है। उस स्टेट लिस्ट में रहकर ही उसे कानून बनाने हैं। वो संसद के खिलाफ जाकर कुछ चीजें लिमिटेशंस है विधानसभाओं पे, वो क्या लिमिटेशंस है हम समझेंगे, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशन के बाहर विधानसभाएं नहीं जाएगी, उस लिमिटेशन के बाहर विधानसभाएं नहीं जाएंगी। वैसा ही कुछ समझिए, यहां पे द इंडियन काउंसिल बनाया गया, लेकिन वहां पे पार्लियामेंट है। कहां पे? ब्रिटेन में। जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट बोलेगी वही करना पड़ेगा अल्टीमेटली, इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1853 के रिवोल्ट 1853 के चार्टर पे। आप हेडिंग लगेगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, और उसमें लिखिएगा द इंडियन सिविल सर्विस वॉज ओपन फॉर ऑल। फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द इंडियन सिविल सर्विस वॉज ओपन फॉर ऑल नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट पॉइंट में नहीं, उसी में लिखिए इंडियन सिविल सर्विस ओपन फॉर ऑल, और उसी में द ओपन एनुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, द ओपन एनुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम for the civil services to be started from here, ब्रैकेट में लिखिए मैकोले कमीशन वॉज द, मैकोले का स्पेलिंग MACAULAY, MACAULAY, मैकोले कमीशन was the creator, bracket over. Next point, the legislative and executive council were separated, the legislative and executive council was separated and court of director, the court of director number are increased from 18 to 24, number are increased from 18 से 24, 18 to 24, six of them to be appointed by crown, 6 of them to be appointed by crown. Next point, to facilitate the
administration, to facilitate the administration, Governor General ब्रैकेट में लिखे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कोमा करके बंगाल ब्रैकेट ओवर आर अपॉइंटेड इज अपॉइंटेड। ठीक है, देखिए क्या रहा है यहाँ पे, बहुत ही अलग सी चीज हो रही है, आपको दिख रहा होगा, समझ रहा हो आपको कि मेन चीज क्या है कि यहाँ पे 1853 में उन्होंने आपको बनाया, आपको मतलब ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करने की शुरुआत की। देखिए इससे पहले भी हमने ये चीज देखी है सिविल सर्विस 1833 के चार्टर एक्ट में, ऐसा कुछ करने की कोशिश की उन्होंने 1833 के चार्टर एक्ट में कि उन्होंने यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत की, लेकिन वो एक ट्राइंग था, शुरुआत नहीं थी। यहाँ पे एनुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए चलाएंगे, ये कुछ चीजें उसने डाल दी। इससे क्या हुआ, इससे भारतीयों को लगने लगा कि भाई ये ब्रिटिशर्स हमारे भी है और हमारे लिए भी काम करते हैं। जी, अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे हुए, उन्होंने क्या किया, चुपके से वहां पे गए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के संख्या को बढ़ा दिया, 24 कर दिया। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या बढ़ाना या घटाना संसद का काम होता है या उस खुद कंपनी का? कंपनी सोचेगी। रिलायंस में, अदानी में, अंबानी की कंपनी में, अदानी की कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन रहेगा, ये संसद क्यों देखेगी? ये तो वही देखेंगे, यहाँ पे पार्लियामेंट देख रही है, पार्लियामेंट देख रही है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने लोग बीओडी में रहेंगे, उन्होंने संख्या बढ़ा दी। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई और चला रहा है। देखिएगा, हम 1857 के रिवोल्ट की बात करेंगे और रिवोल्ट में वैसे तो आप इतिहास में वो पढ़ोगे, लेकिन एक चीज आप बैकग्राउंड में रखिएगा, जो चल रहा है उसे चला कौन रहा है, वो ब्रिटेन वाला, नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का हो रहा है। 3 इडियट देखिए, उसमें बोलता है बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं। सुना है, बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कर वो रहे हैं, काम हमारा हो रहा है। श्री कृष्ण का एक कोट आपने सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं कि भाई तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, देख होगा वही जो तू चाहता है। ऐसा कुछ सुना होगा आपने। इसको यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट पे लागू कर दो। ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को कह रही है तो वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती है। तू वो कर जो मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती है, फिर देख होगा वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है। चीज ऐसा है कि हमारे सामने आ रहा है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी गलत करे, कंपनी गलत करे, लेकिन कंपनी को गलत करवाया जा रहा है। कंपनी गलत कर नहीं रही, कंपनी से गलत करवाया जा रहा है। और कर कौन रहा है, ये कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बढ़ाए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बढ़ाए, ये कुछ चीजें उन्होंने बढ़ाई। और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्या कर दिया, अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया पूरी तरीके से कि भाई लेजिस्लेटिव कौन होता है, लेजिस्लेचर्स क्या होते हैं। वैसे हम तो आगे जाके पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में 3 पार्ट होते हैं, और एक होता है लेजिस्लेचर्स, एक होता है
एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। ये कुछ आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं से। लेकिन लेजिस्लेचर्स का काम होता है यहाँ पे कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम क्या होता है, उसे चेक्स एंड बैलेंस रखना और न्याय देना। ये इसको और बहुत अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया। ये बहुत बड़ा स्टेप है। इंडिया में लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव एक है क्या? मतलब कहने का मतलब है कि जो इंडिया में जो कानून बनाते हैं, मैं आपको कुछ ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 अंग होते हैं। एक तो होता है लेजिस्लेचर्स, राइट। डेमोक्रेसी के 3 अंग होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर्स, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी, राइट। एक होता है जुडिशरी। इसका काम क्या होता है? इसका काम है लॉ मेकिंग, कानून बनाना। इसका काम है एग्जीक्यूट करना, मतलब कि ऐसा समझ लो इम्प्लीमेंट करना, और इसका काम क्या है? चेक्स एंड बैलेंस रखना, चेक्स एंड बैलेंस रखना, ठीक है, या फिर जस्टिस देना, जो भी आप समझ सकते हो। मेरा सिंपल क्वेश्चन इतना है कि भारत में जो कानून बनाता है वही इंप्लीमेंट करता है क्या? प्रधानमंत्री कौन है भारत का? हाँ, नरेंद्र मोदी है, लेकिन वो लेजिस्लेचर है कि एग्जीक्यूटिव है? लेजिस्लेचर है, तो उसे सिर्फ कानून बनाना चाहिए, इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ऐसा है कि प्रधानमंत्री जो है उसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, राइट। प्रधानमंत्री को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। आपके सामने आएंगे 5 कुछ ऐसे लोग कि जिसे एग्जीक्यूटिव की श्रेणी में आप रख पाते हो, एग्जीक्यूटिव की श्रेणी में रखते हो, जिसमें राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड एक लास्ट है अटॉर्नी जनरल। सुनेंगे जब आएगा वो। एक्चुअली इसे एग्जीक्यूटिव कहा गया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो लेजिस्लेचर है, वो तो कानून बनाता है, संसद में भी बैठता है। संसद का काम क्या है? कानून बनाना। संसद का काम अगर कानून बनाना है तो प्रधानमंत्री को एग्जीक्यूटिव कैसे कहे? और एग्जीक्यूटिव अगर प्रधानमंत्री है तो संसद में क्यों बैठता है? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और क्योंकि इंडिया में है पार्लियामेंट्री फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट, एंड इन पार्लियामेंट्री, अभी एक लाइन बोल रहा हूं जिसका मतलब अभी तो हम नहीं समझेंगे, जिसका मतलब हम थ्रू आउट द टाइम पीरियड समझेंगे, कम से कम आज से 3-4 लेक्चर बाद। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव कम्स फ्रॉम द लेजिस्लेचर्स। समझिए क्या बोला मैंने नहीं बोला, ये पार्लियामेंट्री फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट का ये रूल है। एग्जीक्यूटिव कम्स फ्रॉम द लेजिस्लेचर्स, वेयर इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो कैसे है उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों है, कैसे है, किस तरीके से आते हैं, थोड़ा समझने में हमें थोड़ा वक्त लगेगा, उसको समझेंगे। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव, उन दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। और फिर होता है, फिर ये कुछ तिकड़म करके उन्होंने क्या कर दिया, 1857 में लोगों ने, हमारे लोगों ने क्या कर दिया, रिवॉल्ट। कब आए थे वो? 1600 में आए थे। 1613 में पहली कोठी बनाई उन्होंने, कंपनी बनाई, और 16 से लेकर 1600 1600 से लेकर 1700, 1700 से लेकर 1800, कितने साल हुए? 200, और 1857 कितने हुए? 250। 250 साल तक केवल और केवल वो भारत को लूटते रहे। भारत के लोगों ने अपना जवाब देना अभी शुरू किया। कैसा कैसा जवाब होगा, क्या क्या होगा, वो सारी चीजें आप इतिहास में पढ़ोगे। हम सिर्फ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लोगों ने ये रिवोल्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वो कैसे, वो देखेंगे कल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, उसे समझने की कोशिश करेंगे, सारी चीजें निकाल देंगे, सारी चीजें निकाल के रख देंगे, ठीक है।
चलिए कल मिलते हैं, क्योंकि अभी करेंगे तो 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट में कुछ होगा नहीं, कल ही इसे पकड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे।